साथियों नमस्कार। हर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा अतिशेष शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में जो है क्या क्या निर्देश जो है दिए गए हैं। अतिशेष शिक्षकों का जो पदांकन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, जिला उसकी काउंसलिंग जो है जिला लेवल पे होगी, ब्लॉक लेवल पे होगी या फिर राज्य स्तर पे होगी या संभाग स्तर पे होगी। काउंसलिंग के संबंध में जो है क्या निर्देश है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही ये देखने वाले हैं कि कौन से शिक्षक को काउंसलिंग में जो है प्राथमिकता दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों कि आप जान रहे हैं कि जो काउंसलिंग के संबंध में जो दिशा निर्देश है 2 अगस्त 2024 को जो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया था समस्त कलेक्टर और डीओ को, उसी में काउंसलिंग के बारे में भी कुछ बिंदु या कुछ नियम या निर्देश जो है का उल्लेख है। चलिए उन नियम निर्देश को हम लोग देखते हैं। तो आप इस लेटर के पेज नंबर 6 में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि काउंसलिंग के बारे में कुछ बिंदु का जो है वर्णन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं कि पेज नंबर 6 में, तो देखिए ये पेज नंबर 6 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पेज नंबर अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन, इसी बिंदु में आप पाएंगे कि चौथा बिंदु को आप देखेंगे कि अंतिम रूप से तैयार सूची के आधार पर जिला स्तरीय समिति अतिशेष शिक्षकों का रिक्त पदों पर पदांकन काउंसलिंग के माध्यम से करेगी। देखिए जो विकासखंड स्तरीय समिति जो है विषयवार रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची तैयार करेगी, साथ ही साथ अतिशेष शिक्षकों की भी सूची तैयार करके जिला स्तर में भेजेगी, जिला स्तर उसको परीक्षण करेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो अंतिम रूप से तैयार सूची है अतिशेष शिक्षकों की, उसका जो पदांकन जो है कौन करेगा, पहले जिला स्तरीय समिति अतिशेष शिक्षकों का रिक्त पदों पर पदांकन काउंसलिंग के माध्यम से करेगी। तो सर्वप्रथम जो है जिला स्तरीय समिति अतिशेष शिक्षकों का रिक्त पदों पर पदांकन काउंसलिंग के माध्यम से करेगी। मतलब जिला स्तर पे क्या होगा, काउंसलिंग होगा अतिशेष शिक्षकों के पदांकन के लिए। आगे बिंदु देखते हैं कि इसी में काउंसलिंग के बारे में भी ही दिया है कि 5वां ई संवर्ग के अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना ई संवर्ग की शालाओं में तथा टी संवर्ग के अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना टी संवर्ग की शालाओं में की जाएगी। मतलब ई संवर्ग को ई संवर्ग के शाला में, टी संवर्ग को टी संवर्ग के शाला में पदस्थापना जो है दी जाएगी। ये दो बिंदु काउंसलिंग से रिलेटेड है। आगे और देखिए 6 बिंदु भी जो है आपका काउंसलिंग से ही रिलेटेड है। जिला स्तर पर पद स्थापना के पश्चात रिक्त स्थान न होने के कारण कुछ अतिशेष शिक्षकों की पद स्थापना शेष रह जाती है, तो इनकी सूची जिला समिति द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक को प्रेषित किया जाएगा। संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा इसका परीक्षण कर काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना की कार्रवाई की जाएगी। मतलब जब जिला स्तर की जो समिति है वो काउंसलिंग के माध्यम से, चाहे सहायक शिक्षक की हो, चाहे शिक्षक की हो, चाहे व्याख्याता को हो, तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता, ये तीनों ही जो अतिशेष होंगे, तीनों ही पदों की जो अतिशेष शिक्षक होंगे, उनकी सर्वप्रथम जो है काउंसलिंग के माध्यम से जिला स्तरीय समिति जो है काउंसलिंग के माध्यम से उनका पदांकन करेगी। सर्वप्रथम जिला स्तर में जो है काउंसलिंग होगा तीनों ही पदों के लिए, चाहे वो सहायक शिक्षक हो चाहे व्याख्याता हो। मेरे को इस को पढ़ने से यही समझ आ रहा है आपको कि सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता तीनों का जो काउंसलिंग के माध्यम से जिला स्तर में काउंसलिंग आयोजित होगा और जिला स्तर में काउंसलिंग आयोजित कर तीनों की पदस्थापना जो है की जाएगी। जब जिला स्तर में जो है समायोजन नहीं हो पाएगा और जो कुछ अतिशेष शिक्षक रह जाएंगे जिनकी पदस्थापना नहीं होगी, चूँकि जिला स्तर में रिक्त पद नहीं होंगे और उसके बाद जो है अतिशेष शिक्षक रह जाएंगे, तो उनकी सूची जो है जिला स्तरीय समिति क्या करेगा, संभागीय संयुक्त संचालक को प्रेषित करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी सूची जिला स्तरीय समिति द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक को प्रेषित किया जाएगा। अब संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा इसका परीक्षण कर काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना की कार्यवाही की जाएगी। फिर क्या करेगा, फिर जो संयुक्त संचालक है जेडी है वो उस सूची का परीक्षण करेंगे
और काउंसलिंग के माध्यम से फिर जो है संभाग स्तर पे जो है पदस्थापना की काउंसलिंग पदस्थापना की कार्यवाही जो है की जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे और बिंदु लिखा हुआ है कि सहायक शिक्षक का पद जिला कैडर का है, अतः इनकी पदस्थापना जिले से बाहर नहीं होगी। मतलब जो अतिशय सहायक शिक्षक होंगे उनकी पदस्थापना जो है जिले के बाहर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो सहायक शिक्षक हैं उनकी पदस्थापना जो है जिले के अंदर में ही होगी। ठीक है, अतः इनकी पदस्थापना जिले से बाहर नहीं होगी। इसी तरह शिक्षक का पद संभाग कैडर का है, अतः इनकी पदस्थापना संभाग के बाहर नहीं होगी। मतलब आपका जो सहायक शिक्षक होंगे उनकी जो पदस्थापना है जिले के अंदर ही होगी, और जो अतिशय शिक्षक होंगे, शिक्षक पद के होंगे, उनकी जो पदस्थापना है संभाग, चूंकि वो संभाग कैडर का पद है तो उनकी पदस्थापना उसी संभाग के अंतर्गत होगी। ठीक है, अब देखते हैं अतिशेष व्याख्याता जिनका समायोजन जिला एवं संभाग स्तर पर नहीं हो पा रहा है, इनकी सूची संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा संचालक लोक शिक्षण को प्रेषित की जाएगी। संचालक लोक शिक्षण द्वारा शेष अतिशेष व्याख्याताओं का पदांकन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। मतलब जब व्याख्याता का जो पद है वो राज्य स्तर का होता है, तो व्याख्याता के लिए क्या होगा, पहले जिला स्तर में सहायक शिक्षक का जो पदांकन है वो तो जिला के ही अंदर होगा। शिक्षक का जो पदांकन है जब पहले जिला स्तर में होगा, जिला स्तर के बाद भी अगर शिक्षक पद जो है अतिशेष में रह जाते हैं तो उनको जो है उनकी सूची जो है संभाग स्तर में जाएगी, और संभाग स्तर से उनके लिए काउंसलिंग होगा और उनका संभाग स्तर में क्या होगा, पदांकन किया जा सकता है। व्याख्याता का भी पहले जिला में किया जाएगा, फिर जिला से के बाद अतिरिक्त अतिशेष रह जाएंगे तो फिर संभाग में, फिर संभाग से भी जब अतिशेष बच जाएंगे तो उनका जो है सूची, उनकी सूची जेडी जो है डीपीआई को भेजेंगे, और फिर डीपीआई द्वारा उनका काउंसलिंग के माध्यम से पदांकन किया जाएगा। यहाँ से इन बिंदु से ये स्पष्ट है। उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सहायक शिक्षक का जो पदांकन है जिले के अंतर्गत ही होगा। शिक्षक का पदांकन पहले जिले में नहीं हो पाता है तो फिर संभाग के अंतर्गत किया जाएगा, और व्याख्याता का जो पदांकन है काउंसलिंग के माध्यम पहले जिले में होगा, जिले के बाद जिले में नहीं हो पाता है उनका समायोजन तो फिर राज्य में जेडी मतलब संयुक्त संचालक ऑफिस के द्वारा संभाग में करने की कोशिश की जाएगी। फिर जो है उनकी सूची फिर भी अतिरिक्त अगर व्याख्याता बच जाते हैं तो उनकी सूची डीपीआई को भेजी जाएगी, और फिर डीपीआई से काउंसलिंग के माध्यम से उनका जो है पदांकन होगा। ये जो मैं निर्देश जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से और अपनी समझ के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो भी आने वाले दिनों में शासन का कुछ और निर्देश होगा या फिर उनकी कुछ अलग समझ होगी तो वो जो है वहाँ पे हो सकता है। बाकी मुझे ये जो समझ आ रहा है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। हम लोग और देखते हैं कि काउंसलिंग से संबंधित कुछ अन्य प्रक्रिया भी इस निर्देश में आपको दिया हुआ है। चलिए देखते हैं उसको। अब पेज नंबर 10 में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 9 है। ठीक है, ये काउंसलिंग की प्रक्रिया। ठीक है, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना पारदर्शी काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। पहला बिंदु देखिए, अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना सर्वप्रथम शिक्षक विहीन विद्यालयों में की जाएगी। मतलब जो अतिशेष शिक्षक होंगे सर्वप्रथम उसको शिक्षक विहीन स्कूलों में पदस्थापना की जाएगी। इसके पश्चात एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थापना की जाएगी। ठीक है, फिर है शिक्षक विहीन विद्यालयों एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थापना के पश्चात जिन शालाओं में दर्ज संख्या अधिक है तो उनमें आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जाएगी। जब फिर एकल शिक्षक विहीन विद्यालय में टीचर की पदस्थापना की जाएगी, फिर एकल शिक्षकीय विद्यालय में, उसके बाद जो है अन्य विद्यालयों में जहाँ पे दर्ज संख्या अधिक है वहाँ पे शिक्षकों की पदस्थापना, अतिशेष शिक्षक की पदस्थापना की जाएगी। आगे और इसी में देखिए, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों तथा हाई स्कूल तथा या हायर सेकेंडरी में पदस्थापना हेतु विषय का ध्यान रखा जाएगा। मतलब मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में जब पदस्थापना करेंगे तो वहाँ पे विषय का जो है ध्यान रखा जाएगा। आगे देखिए, काउंसलिंग हेतु जितने शिक्षक अतिशेष हैं
उतनी ही संख्या में शिक्षक विहीन, एकल शिक्षकीय एवं अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों को दर्शित किया जाए। मतलब कि जितने शिक्षक अतिशेष होंगे उतने ही विद्यालय की शिशु जो है काउंसलिंग में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इसका मुझे वही समझ आ रहा है, किंतु यहाँ यह ध्यान में रखा जाएगा कि सभी शिक्षक विहीन विद्यालयों एवं इसके पश्चात सभी एकल शिक्षकीय विद्यालयों को अनिवार्य रूप से दर्शित किया जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितने मान लीजिए 1000 अतिशेष शिक्षक हैं, ठीक है, तो 1000 स्कूलों के नाम को ही वहाँ पे दर्शित किया जाएगा, लेकिन 1000 में जरूरी नहीं कि सारे स्कूल शामिल हो जाए। ठीक है, लेकिन शिक्षक विहीन जो स्कूल होंगे और एकल शिक्षकीय स्कूल होंगे उनके नाम को जरूर उसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का जो है मतलब वही समझ आ रहा है। अब इसमें और देखिए, सभी एकल शिक्षकीय विद्यालयों को अनिवार्य रूप से दर्शित किया जाए, तदनुपरांत आवश्यकतानुसार अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यार्थियों को दर्शित किया जाए। मतलब मान लीजिए 100 विद्यालय हैं, 100 अतिशेष शिक्षक हैं, तो 100 विद्यालय की जो सूची ही आपको वहाँ पे दर्शित की जाएगी। ठीक है, और ये 100 विद्यालय में पहले जो है एकल शिक्षकीय विद्यालय होंगे और साथ ही साथ शिक्षक विहीन विद्यालय होंगे। एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन सारे स्कूलों को शामिल करेंगे। उसके बाद जो है फिर आवश्यकता यदि रहेगा तो फिर अधिक दर्ज संख्या वाले स्कूलों का नाम जो है काउंसलिंग में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इस जो बिंदु 4 है उसके माध्यम से ये मुझे समझ आ रहा है, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अतिशेष शिक्षकों की गणना करते समय दिव्यांग कोटे के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक यदि कनिष्ठतम है तो उक्त दिव्यांग शिक्षक को छोड़कर अन्य कनिष्ठ शिक्षक की गणना अतिशेष के रूप में की जाएगी। ये तो अतिशेष शिक्षक के चिन्हांकन के संबंध में है कि अगर दिव्यांग शिक्षक जो है कनिष्ठ हो रहा है, अतिशेष निकल रहा है और वो दिव्यांग कोटे के अंतर्गत नियुक्त है, तब की स्थिति में वो जो है उनको अतिशेष न मान के अन्य जो कनिष्ठ शिक्षक होंगे उनको जो है अतिशेष माना जाए। ये जो है यहाँ पे है। और जान रहे हैं कि छठवां जो शिक्षक परीक्षा अवधि में है उनकी गणना अतिशेष के रूप में नहीं की जाएगी, है ना, क्योंकि परीक्षा अवधि समाप्ति के पश्चात ही उनकी संस्था में परिवर्तन संभव है। ठीक है, तो ये जो अतिशेष के चिन्हांकन से संबंधित बिंदु है। आगे हम लोग देखें कि काउंसलिंग में रिक्त स्थानों का चयन करने के लिए अतिशेष शिक्षकों को वरीयता क्रम में नीचे दिए गए क्रम अनुसार काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाए। मतलब इसका है कि जो काउंसलिंग में भाग लेंगे तो कौन शिक्षक को प्राथमिकता के साथ बुलाया जाएगा। ठीक है, किनको जो है प्राथमिकता दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्रम दिया हुआ है कि सबसे पहले ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति 2 वर्ष या उससे कम है, ऐसे शिक्षक को काउंसलिंग हेतु सर्वप्रथम आमंत्रित किया जाएगा। फिर है महिला शिक्षकों को, जो कि वरिष्ठता सूची के आधार पर होगी। महिला शिक्षक होंगे तो महिला शिक्षक में कई महिला हो सकते हैं, तो कई महिला में से किसको पहले बुलाया जाएगा, तो जो वरिष्ठ होंगे, जिनका सीनियरिटी होगा, वरिष्ठता सूची में पहले नाम होगा, उनको जो है पहले बुलाया जाएगा। फिर है शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठन के पात्र पदाधिकारी। अब जो विभिन्न शिक्षक संगठन है, ठीक है, जिनको शासन से मान्यता प्राप्त है, उनके जो पदाधिकारी हैं उनको जो है बुलाया जाएगा। फिर आपके काउंसलिंग में संकुल शैक्षिक समन्वयक, जो वर्तमान में संकुल शैक्षिक समन्वयक के रूप में काम कर रहे हैं, उनको बुलाया जाएगा। तो उनको भी वरिष्ठता सूची के आधार पर बुलाया जाएगा। जो संकुल समन्वयक दूसरे से वरिष्ठ होंगे उनको पहले बुलाया जाएगा। फिर जो है आपके अन्य शिक्षक जो है को बुलाया जाएगा। यहाँ पे भी वरिष्ठता सूची के आधार पे बुलाया जाएगा। जो सीनियर होंगे उनको पहले बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है विभाग के द्वारा की जाएगी। इस दिशा निर्देश में मुझे जो समझ आया है, मैंने उस संबंध में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। फिर भी जो मानवीय त्रुटि हो सकती है, शासन का जो दिशा निर्देश होगा वही जो है अंतिम और मान्य होगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने टीचर साथियों के पास जो है शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।